हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आज का टॉपिक शुरू करेंगे जो है मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो लिखिए, पहले एक क्वेश्चन जो हमारा रह गया था वो देख लेते हैं। द फोर्सेस the forces 20 Newton, 30 Newton, 40 Newton, 50 Newton and 60 Newton are acting at one of the angular points of a regular hexagon towards the other 5 angular points taken in order. Find the magnitude and direction of the रिजल्टेंट फोर्स। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है ना, आपको रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन इस तरीके से पूछता है। तो मैं आपको हेक्सागन के लिए बताता हूं और सिमिलरली मैं आपको पेंटागन के लिए कैसा सॉल्व करूंगे उसका भी आइडिया दे देता हूं। क्या कह रहा है आपको? फोर्स एक्ट करिए 20 न्यूटन, 30, 40, 50 एंड 60 एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर 6 साइड हो। तो सबसे पहले आपको 6 साइड बना लेना है और ये रेगुलर हेक्सागन है, मतलब इनके हर एक साइड की लेंथ और जो बीच में इंटीरियर एंगल बन रहा है वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो चलिए मैं एक हेक्सागन बना लेता हूं। ये हो गया पहला साइड, ये हो गया दूसरा साइड, ये हो गया तीसरा साइड, ये हो गया चौथा साइड, ये हो गया पांचवा साइड और ये हो गया छठवा साइड। मैं इसे नाम देता हूं ए बी सी डी ई एफ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखूंगा लेट ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ बी द गिवन रेगुलर हेक्सागन। तो ए बी सी डी ई एफ से मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? मेरा हेक्सागन कर दिया। कह रहा है यहां पे फोर्सेस लग रही है 20 न्यूटन, 30, 40, 50, 60 एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट ऑफ रेगुलर हेक्सागन टूवर्ड्स द अदर 5 एंगुलर। मतलब एक पॉइंट से, अब यहां पे 6 पॉइंट है ना, 6 आपको एंड दिख रहा है, ए बी सी डी ई एफ। क्या कह रहा है? हर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर एक एक फोर्स जाते जा रही है। जैसे देखिए, ए से बी की ओर पहली फोर्स जा रही है जो है 20 न्यूटन की। फिर दे रहा है वही एक पॉइंट से सी की ओर दूसरी फोर्स जा रही है जो है 30 न्यूटन की। फिर डी की ओर जा रही है 40 न्यूटन की। फिर ई की ओर जा रही है 50 न्यूटन की और लास्ट एफ की ओर जा रही है 60 न्यूटन की। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ है रेगुलर हेक्सागन, तो आपको कुछ चीजें याद रखना है। पहली चीज, जो एंगल ए बनेगा, एंगल बी बनेगा, एंगल सी बनेगा, एंगल डी ई एफ सबके सब कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। और जब भी आप एक वर्टेक्स से
कोई एक सेम वर्टेक्स है, बाकी पूरे वर्टेक्स पे कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो बीच में एंगल बनता है वो बनता है कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये भी एंगल जो अंदर बन रहा है वो भी कैसे बनेगा, सेम का। अगर इसकी वैल्यू x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो इतनी चीज आपको यहां पे याद रखना है। अब सबसे पहली चीज हमें तो ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता कितना है ना। जैसे हमको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ, अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो कितना होता है, 360 डिग्रीज होता है। तो इसी तरीके से हमें पॉलीगॉन के लिए भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला लिखा देता हूं, द सम ऑफ इंटीरियर angles of a polygon having n sides is given by 2n minus 4 into 90 डिग्री। क्या फॉर्मूला याद रखना है आपको, 2n minus 4 into 90 डिग्री। आप देखिए हमें पता है ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3। तो यहाँ पे 3 2 जार 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे, सॉरी 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2। तो 9 2 जार 18 तो 180 डिग्री। फिर उसके बाद जो भी क्वाड्रिलेटरल लेते हैं उसमें कितने साइड होते हैं, 4। तो 4 2 जार 8, 8 में से 4 गया तो बचेगा 4, 4 9 जार 36, तो आ रहा है 360 डिग्री आ रहा है। इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन आपको दिया होता पेंटागन के लिए, कितने साइड होते उसमें, 5। तो 5 2 जार 10, 10 में से 4 गया तो बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 90, तो 6 9 जार 54, तो आएगा 540 डिग्री। अगर हम बात करते रहते पेंटागन की तो उसमें हर एक इंटीरियर एंगल का सम कितना आता हमारे पास, 540 डिग्री। हम किसकी बात कर रहे हैं, हेक्सागन की बात कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन, अब यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन दिया हो तो मैं रेगुलर हेक्सागन लिख देता हूं, ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज, कितना आएगा यहाँ पे, हेक्सागन के पास कितने साइड है, 6। तो आ जाएगा 6 2 जार, तो यहाँ पे पहले लिख देता हूं 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 90। तो बताओ 6 2 जार 12, 12 में से 4 गया तो बचेगा 8, 8 को मल्टीप्लाई करना है 90 से, तो 8 9 जार 72, तो आएगा 720 डिग्री। यानी हमारे हेक्सागन के पास कितने एंगल रहेगा, सम ऑफ एंगल 720 डिग्री रहेगा। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब अगर मैं बात करूं रेगुलर पेंटागन की, ठीक है, तो मैं ले लेता हूं एक पेंटागन, ये 5 साइड है। अगर ये रेगुलर पेंटागन है तो इसका हर एक इंटीरियर एंगल कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर ये x डिग्री का है, 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 तो मैं जब सम लूंगा इन सब का, जैसे ये a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, e हो गया, जब मैं यहाँ पे a b c d e सबको ऐड करूंगा तो मुझे टोटल कितना मिलना चाहिए, 540। a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e कितना आएगा, x प्लस x प्लस x प्लस x कितना आ जाएगा, 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी आ रही है, 540। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती, 5 1 जार 5, 5 8 जार 40। यानी अगर ये क्वेश्चन होता हमारे पास रेगुलर पेंटागन का, तो यहाँ पे जो हर एक एंगल बनता हो कितने डिग्री का बनता, 108 डिग्री का बनता। बट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे पेंटागन का है क्या, नहीं, हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे हेक्सागन का। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, या तो नाउ measure of each interior angle of regular hexagon, ये कितना आएगा। अब बताइए कितना आएगा। यहां पे अगर मैं बोलूं मेरे पास हेक्सागन में टोटल कितने एंगल आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। ये हो गया a b c d e f। अगर ए वाई डिग्री का है तो बी बी वाई का होगा, सी बी वाई का होगा, डी बी वाई का होगा, ई बी वाई का होगा, एफ बी वाई का होगा। तो मैं इनका सम लूंगा तो कितना आएगा, वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, 6 टाइम्स वाई हो रहा तो आएगा 6y।
इज इक्वल टू टोटल कितना दिया हुआ है 720 डिग्री। तो हर एक एंगल का जो वैल्यू है यानी y की वैल्यू क्या आएगा 720 डिग्री डिवाइड बाय 6। तो आ जाएगा 720 डिग्री डिवाइड बाय 6। तो 6 1 जार 6 6 2 जार 12 यानी यहाँ पे हर एक एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 120 डिग्री का बन रहा है यानी यहाँ पे हमने किसको तोड़ा है हमने एंगल ए को तोड़ा है। तो यहाँ पे जो टोटल एंगल ए है यानी ए बी और ए एफ के बीच का एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 120 डिग्री का बन रहा है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और एक चीज हमें पता है कि यहाँ पे हर एक जो एंगल है हर एक जो फोर्स है वो सेम एंगल बनाएंगे कंजिक्यूटिव जो फोर्सेस है। जैसे आपने क्योंकि यहाँ पे कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस को ज्वाइन किया है तो कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस को ज्वाइन करने के बाद आपका इक्वल एंगल यहाँ पे बनेगा। फिर से सेम लॉजिक लगाइए। हमारे पास यहाँ पे ये है पहली फोर्स जो ए बी के अलोंग एक्ट हो रही है जो है 20 न्यूटन। तो मैं अभी को थोड़ी देर को बी को हटाता हूं। तो ए पे फोर्स कितनी एक्ट हो रही है 20 न्यूटन हो रही है। तो ये सादी सिंपल फोर्स यहां से एक्ट हो रही है। अब आप देखिए इसके ऊपर वाला ये x डिग्री पे एंगल है ए सी के साथ ए डी का x डिग्री का एंगल है ए डी का ए ई के साथ x डिग्री का एंगल है और ए ई का ए एफ के साथ x डिग्री का एंगल है। तो अब मैं यहां से निकाल सकता क्या कि ये हर एक जो फोर्स है वो ए के साथ यानी जो 20 न्यूटन की फोर्स है उसके साथ कितना एंगल बना रही। आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कोंटे का। मैं इसको इधर बना लेता हूं। ये पॉइंट ए से 20 न्यूटन की फोर्स जा रही है। चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स निकालेंगे। तो आप लिखेंगे हमें हर एक एंगल का मेजर दिया हुआ है 120 डिग्री। हमने ये फोर्सेस के बीच के एंगल को काय से डिनोट करके दिखाया डायग्राम में एक्स से डिनोट करके दिखाया क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है। सब जो आपका कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हर एक वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पिछली लाइन के साथ सेम एंगल बनाती है। तो क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जितनी एंगल्स है सब कैसे हैं यहाँ पे सेम है। और ये टोटल एंगल जो है एफ ए बी ये कितना आ रहा है 120 डिग्री। मैं ऐसा लिख देता हूँ ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना एंगल एफ ए बी यानी पूरा का पूरा जो एंगल बन रहा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी प्लस एंगल डी ए ई प्लस एंगल ई एफ कह सकता हूं ऐसा। अब आपको पता है पॉलीगॉन के साइड है ये कौन सा ए बी और ए एफ। तो ये जो एंगल ए है ये क्या है हमारा इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। तो ये कितना है डिग्री का एंगल बना रहा है 120 का। तो एफ ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 120 डिग्री। बी ए सी कितना है एक्स सी ए डी भी एक्स आपका डी ए सी भी एक्स और ई एफ भी एक्स। तो क्या मिलेगा 120 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितने बार एक्स हो गया 4 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा डिवीजन में। तो 4 3 12 यानी हर एक जो फोर्स है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है अपने पिछले वाले के साथ बना रही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं ए बी से डिनोट करूं फिर मेरी सेकेंड फोर्स आ रही है 30 न्यूटन की जो थी हमारी ए सी। ये मेरी ए बी के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी 30 डिग्री का आएगा। फिर उसके बाद देखिए अब यहां से समझना नेक्स्ट जो मेरी फोर्स है कौन सी है ए डी जो है 40 न्यूटन की। ए डी जो है 40 न्यूटन की। मेरा जो ए डी है वो ए सी के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 30 डिग्री का बनाएगा। तो मैं अगर देखूं ए डी और ए बी यानी जो मेरी ये इनिशियल वाली फोर्स है हॉरिजॉन्टल के साथ हम रेफरेंस लाइन किसको लेते हैं हॉरिजॉन्टल को। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये टोटल एंगल कितना बनाएगा 30 प्लस 30 यानी हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल बनेगा 60 डिग्री का
समझ में आया? ये चीज समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बना पाए फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगली जो फोर्स है हमें पता है, और कितने डिग्री ऊपर आएंगे? 30 डिग्री ऊपर। तो और 30 डिग्री ऊपर ये वाली फोर्स आ रही है, कितने न्यूटन की थी ये? 50 न्यूटन की आ रही है। अब आप एक चीज बताइए, इसका एंगल कितने डिग्री का बनेगा? अगर मैं आपके नीचे वाले के साथ लूं, पहले यहां से यहां तक का एंगल है 60, इसके ऊपर और आ रहा है 30, तो 60 प्लस 30 कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो यहां से लेके यहां तक का एंगल कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का। और लास्ट जो है मेरा वो कहां पे था? ए से जा रहा था एफ की ओर। आपको यहाँ पे नाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये आपके सिर्फ याद रखने के लिए मैं बना रहा हूं, क्योंकि हमने वाला डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है, हमें फिर से बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ए एफ के अलोंग कितना डिग्री का, कितने न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है? 60 न्यूटन का। और वो कितने डिग्री पे एक्ट होगा? वो एक्ट होगा 120 डिग्री पे होगा। ये चीज समझ में आया सबको? उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार आपने ये वाला डायग्राम अगर बना लिया फिर आपको कुछ भी हार्ड है क्या वाले क्वेश्चन में नहीं। बस फिर अब हमें क्या करना है? इसे तोड़ना है। तो चलिए अब हम फोर्सेस को कर देंगे ब्रेक। सबसे पहली फोर्स एक्ट हो रही है 20 न्यूटन। भाई ये तकलीफ दे रही है क्या? नहीं। ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 0 डिग्री का बना रही है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसा 20 न्यूटन लिख के छोड़ दीजिए, यानी सिर्फ 20 लिख के या 20 न्यूटन लिख के छोड़ दीजिए। छोड़ सकते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब सेकेंड फोर्स है मेरी 30 डिग्री का। अच्छा, और एक चीज याद रखिएगा, कई सारे लोग हैं ना इसको ऐसा भी तोड़ते हैं। ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 0 डिग्री का। तो ये हो जाएगा 20 cos 0 और ये हो जाएगा 20 sin 0। वो भी गलत है क्या? नहीं। sin 0 कितना होता है? 0। तो 20 इंटू 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो 20 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 20। तो आप सिर्फ और सिर्फ 20 लिख के छोड़ दो तो भी चलेगा। आप ऐसा भी दिखा सकते कि ये हो गया 20 cos 0, ये हो जाएगा 20 sin 0। दोनों का मतलब सेम होता है। तो अगर कहीं पे बुक में ऐसा किया हुआ है तो ये तो नहीं बोलेंगे कि मास्टर ने हमें बरोबर नहीं पढ़ाया। तो आ जाएंगे हमारे पास 20 न्यूटन की फोर्स। आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम किसको तोड़ेंगे? 30 न्यूटन की फोर्स को तोड़ेंगे। 30 न्यूटन कितने का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का बना रही है। तो ये जो पड़ोसी रहता है वो होता है कॉस। तो यहां पे आएगा 30 cos 30, और ये दूर का रिश्तेदार होता है साइन। तो आ जाएगा 30 sin 30। टूट गया वाला भी फोर्स। हमने 30 न्यूटन को भी तोड़ दिया, 20 न्यूटन को भी तोड़ दिया। याद रखना, आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर से बता रहा हूँ, इसे आप लिख सकते हैं 20 cos 0, यहाँ पे लिख सकते हैं 20 sin 0। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों आंसर सही है, मैंने आपको बताया हूँ। नहीं तो अभी हम तोड़ रहे हैं तो ऐसा ही तोड़ देता हूँ, 20 cos 0 20 sin 0, टेंशन ही खत्म। याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा सबको? नेक्स्ट देखिए कौन सी फोर्स है यहाँ पे? 40 न्यूटन की फोर्स है। 40 न्यूटन की फोर्स अब टूटेंगी। ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का, इस हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये पड़ोसी हो जाएगा कॉस। तो ये वाली वैल्यू क्या मिलेंगी आपको? 40 cos 60, और दूर का रिश्तेदार हो जाएगा साइन। तो आ जाएगा 40 sin 60 आ जाएगा। अब जो हमारी लास्ट फोर्स है वो है 60 न्यूटन की। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 120 डिग्री का बना रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये 120 डिग्री का एंगल लेने के बजाय हम इसे इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि ये पॉइंट ए से 60 न्यूटन की फोर्स जा रही है। यहां से यहां तक अगर एंगल है 120 डिग्री, तो मुझे ये पता है ये बचा हुआ एंगल, एक स्ट्रेट लाइन में एंगल जो बन सकता है उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर यहां से यहां तक का है 120, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। तो मैं उसे इस क्वाड्रेंट में तोड़ूंगा 60 डिग्री में। तो ये वाला एंगल क्या आएगा? 60
कॉस 60 और ऊपर की ओर आएगा 60 साइन 60। उम्मीद है समझा होगा। तो मैंने इसे 120 के टर्म्स में तोड़ने के बजाय किसके टर्म्स में तोड़ा इसे, मैंने इसे तोड़ा कॉस के टर्म्स में, एंगल को नीचे करके जो क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आ गया था, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया था, तो हमने इसे सेकेंड क्वाड्रेंट में तोड़ा। समझ में आया किस तरीके से, क्योंकि यहां से यहां तक का एंगल अगर 120 डिग्री था तो नीचे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का। अब हमारे पास पूरी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में टूट चुकी है। तो चलिए अब हम सबसे पहले किसे देखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को। तो आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। चलिए बताइए, हॉरिजॉन्टल में पहली फोर्स क्या एक्ट कर रही है, 20 cos 0। याद है ना, जो भी राइट के साइड जाएंगी पॉजिटिव, लेफ्ट के साइड जाएंगी नेगेटिव। दूसरी कौन सी है, 30 cos 30। उसके बाद कौन सी है, 40 cos 60, और लेफ्ट में एक ही जा रही है जो है 60 cos 60। तो बस हमें क्या करना है, अब इसे कैलकुलेट करना है। तो 20 cos इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, हमने 50 न्यूटन को नहीं तोड़ा है ना, 50 न्यूटन यहाँ पे आ जाएगा, 50 आएगा पक्के में। तो इसे 50 ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 साइन 90 50 cos 90 आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, तो ये पड़ोसी हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास 50 cos 90, और देखो cos 90 कितना होता है, 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0। अगर ये हार्ड लग रहा है तो जबरदस्ती कुछ भी करना क्या नहीं, डायरेक्टली ये 50 को 50 चरण देना, क्योंकि वो वर्टिकली एक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे। और चाहो तो ऐसा तोड़ सकते कि आ गया 50 cos 90, तो ये भी राइट साइड में एक्ट हो रहा था, आएगा 50 cos 90, और ये ऊपर की ओर आ गया 50 sin 90। sin 90 कितना होता है, 1, तो 50 इंटू 1 कितना आ रहा है, 50। तो देखिए बरोबर सेम वैल्यू आ रही है। तो आप इसे साइन कॉस में तोड़ो चाहे नहीं तोड़ो, वैल्यू आपके आती है सेम। क्योंकि मैं यहाँ पे सबको तोड़ रहा था तो मैंने उसे भी तोड़ दिया। तो चलिए बताइए, 20 cos 0 होता है 1, तो आ जाएगा प्लस 30 cos 30 प्लस 40 cos 60 माइनस 60 cos 60। याद रखिएगा, आप अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डिग्री में पहले इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितना आ रहा है, 39.98076। तो मैं इसे 08 कर लेता हूं, आ गया। तो ये आ गया मेरे लिए आंसर का है में न्यूटन में। तो ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो किस साइड फोर्स एक्ट हो रहा है, राइट साइड हो रहा है। तो आप चाहो तो ऐसा एंगल यहाँ पे दिखा भी सकते हैं कौन से साइड फोर्स एक्ट हो रहा है। अगर आपका लेफ्ट साइड हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो आप पॉजिटिव लिख के ऐसा लेफ्ट में एरो दिखा सकते हैं। समझ में आया पक्के में। तो या तो यहाँ पे लिख दो राइट साइड, टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ ए, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ ए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। याद रहेगा पक्के में। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल। वर्टिकल में तो पूरी फोर्सेस बस ऊपर ही एक्ट हो रही है, नीचे तो कोई भी एक्ट नहीं हो रही है। तो वर्टिकल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कितना आएगा, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस पहले कितनी है, 20 साइन 0, उसकी वैल्यू तो 0 ही आने वाली है। फिर उसके बाद प्लस 30 साइन 30, 40 साइन 60, 50 साइन 90, 60 साइन 60। बस ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए कितनी आती है। तो
पहली वैल्यू तो आ गई 0, फिर उसके बाद 30 sin 30 प्लस 40 sin 60 40 sin 60 प्लस 50 sin 90 प्लस 60 sin 60। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 151.60254 6025 लिख के छोड़ देते हैं। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही, पॉजिटिव यानी कौन से डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल भी, समेशन ऑफ वर्टिकल भी। तो हमारा रिजल्टेंट किस तरीके से एक्ट करेंगे अब आप निकाल सकते क्या, ये तो हमने कल भी देखा था। अगर मेरा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में आ रहा है, समेशन ऑफ वर्टिकल ऊपर वाले डायरेक्शन में आ रहा है, तो मेरा रिजल्टेंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की आएगा। तो अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है मेरा ए बी के साथ, सपोज ये रिजल्टेंट बना रहा है अल्फा एंगल, तो आ गया समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, ये आ गया समेशन ऑफ वर्टिकल। अगर ये वाला साइड समेशन ऑफ वर्टिकल है तो इसके सामने वाला भी क्या आएगा, समेशन ऑफ वर्टिकल। तो यहां से मैं tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकता, tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आएगी। तो यहाँ पे tan अल्फा था, इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ वर्टिकल जो है 151.6025 डिवाइड बाय समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल जो है 35.9808। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स ऑफ 151.6025 डिवाइड बाय 35.9808। तो हमारा एंगल बन रहा है यहाँ पे 76.64865 डिग्री बन रहा है। तो हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे एंगल बना रहा है अल्फा का, जिसका आंसर आ रहा है 76.64865 डिग्री। तो यह रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है ऐसा आपको अगर कभी भी कुछ भी ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे तो आप उसे आराम से निकाल सकते हैं। आप चाहो ना तो यहाँ पे एक थ्योरेटिकल पार्ट भी लिख सकते हैं, लेट द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विथ साइड ए बी। हमने बेस क्या लिया था, ए बी लिया था तो ए बी के साथ, यानी आपका जिसके अलोंग 20 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है उससे आपका रिजल्टेंट एंगल बना रहा है अल्फा। आप चाहो तो ऐसा लिख भी सकते हैं। तो उम्मीद है वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन में किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। तो पहले लिख लीजिए डेफिनेशन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इट इज द टर्निंग इफेक्ट, it is the turning effect produced by a force, it is the turning effect produced by a force on the body on which
it acts. The moment of a force is equal to product of the force and is equals to product of the force and the perpendicular distance and the perpendicular distance of the point about which the movement is required and the line of action of the force. समझिए क्या कह रहा है. सपोज ये एक बॉडी है मेरी ए बी, ये है x मीटर लॉन्ग दिया हुआ है ऐसा. अब यहां पे मैं पॉइंट बी पे एक फोर्स एक्ट कर रहा हूं F न्यूटन की. तो इससे जो मूवमेंट जनरेट होगा वो कितना रहेगा. मूवमेंट हमेशा होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब देखिए यहां पे मैंने जो फोर्स ड्रॉ किया हूं ये कैसा किया हूं, 90 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ किया हूं ए बी के साथ किया हूं. तो यहां पे ये जो फोर्स है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से लेके बी तक का पॉइंट हो गया. तो इसका आंसर क्या आएगा, F इंटू एक्स. तो मूवमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस. सपोज ये है मेरी बॉडी ए बी है ऐसा, मैं इस पे इस साइड से लगा रहा हूं फोर्स. तो क्या हो रहा है यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट आ रहा है. ये जो बॉडी है ये पॉइंट ए के अलोंग क्या करने लग रही है, टर्न करने लग रही है. जब मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं इसमें, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं. तो ये जो फोर्स रहेंगी, ये फोर्स का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स क्या देगा मुझे, मूवमेंट देगा. इजी है, बहुत आसान कंसेप्ट है. तो अगर आपने फोर्स को लिया है न्यूटन में, डिस्टेंस को लिया है मीटर में, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन मीटर बनेगा. फोर्स अगर किलो न्यूटन में, आपका डिस्टेंस मीटर में, तो यूनिट क्या बनेगा, किलो न्यूटन मीटर बनेगा. तो ये यूनिट वगैरह लिखाने की तो जरूरत नहीं है, इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर आएगा. या तो लिख के रख लो, इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर. लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप फोर्स किस में ले रहे हो और डिस्टेंस किस में ले रहे हो. इस हिसाब से अगर आपने फोर्स लिया है न्यूटन में, डिस्टेंस लिया है मीटर में, तो आंसर आएगा न्यूटन मीटर में आएगा. अब यहां पे दो टाइप की मूवमेंट्स हो सकती है. टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. दो टाइप की मूवमेंट हो सकती है. पहली है क्लॉकवाइज, दूसरी है एंटी क्लॉकवाइज. यानी जिस तरीके से क्लॉक चलता है हो गया क्लॉकवाइज, उसका उल्टा ले लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज. तो पहले हो जाएंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट, दूसरा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. हो जाएगा. अब डिपेंड करता है कौन सी बुक कौन रेफर कर रहा है, उस हिसाब से वो क्या साइन कन्वेंशन लेंगे. कई सारी बुक क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं. कोई कोई बुक क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं. हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेंगे. तो चलिए हम लिख लेते हैं ये भी चीज. टेक क्लॉकवाइज movement as positive and anti-clockwise
मूवमेंट एज नेगेटिव। याद रहेगा पक्के में। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी लिख लीजिए, जो है वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल। वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स और लॉ ऑफ मूवमेंट्स। It states that if a number of coplanar forces are acting simultaneously on a particle, the algebraic sum of the moments of all the forces about any point is equal to the moment of their resultant force about the same point। देखिए क्या कह रहा है यहां पे, अगर बहुत सारी कोप्लेनर फोर्सेस एक साथ काम करते किसी पार्टिकल पे, तो उसका अल्जेब्रिक सम हर एक के मूवमेंट का, हर एक फोर्स का एक किसी पॉइंट के लिए इक्वल होता है मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। अब जैसे यहां पे ये एक बार है, सपोज ए बी। अब इस पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही है। पहली फोर्स लग रही है F1, F2, F3, F4, F5, ऐसी बहुत सारी फोर्सेस यहां पे लग रही है। तो कह रहा है ये पूरी फोर्सेस के वजह से जो मूवमेंट जनरेट होंगी, यानी इनका हर एक का, जैसे 1 मीटर की दूरी पे है, 2 मीटर की दूरी पे है, 3, 4, 5, तो ये हर एक फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ मूवमेंट जनरेट होगा। इनका जो अल्जेब्रिक सम होगा, यानी मूवमेंट जो मेरी पहली फोर्स की वजह से आ रही है, तो टोटल मूवमेंट क्या रहेगा, मूवमेंट जो मेरी पहली फोर्स की वजह से आ रही है प्लस मूवमेंट जो मेरी दूसरी फोर्स की वजह से आ रही है, अब तीसरी वाली उसे एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहे, तो -m3। तो इनका जो आप सम लेंगे, हर एक फोर्स की वजह से जो मूवमेंट जनरेट हो रही है, इनका जो सम लेंगे वो कैसे इक्वल रहेगा, वो इक्वल रहेगा मूवमेंट जो आपका रिजल्टेंट फोर्स जनरेट करेगा सेम पॉइंट में। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स के वजह से सेम पॉइंट में मूवमेंट जनरेट होगा, उससे वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। याद रहेगा पक्के में ये चीज सबको। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन, इसके ऊपर देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन is applied perpendicular to the edge of a door 0.15
8 meter wide as shown in figure. Find the moment of force about the hinge. Find the moment of force about the hinge if this force is applied, if this force is applied at an angle of 60 degree, at an angle of 60 degree to the edge, at an angle of 60 degree to the edge of the same door, as shown in figure 2. Find the moment, find the moment of this force. अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपको एक हिंज दिया हुआ है और ये दिया हुआ है एक दरवाजा. मैं इसे OA से डिनोट किया हुआ है. पहले तो 15 न्यूटन का यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ड्रॉर पे. ये दरवाजा कितने आपको दिया हुआ है, दरवाजे की विड्थ दी हुई है 0.8 मीटर है ऐसा. अब सपोज ये है मेरा दरवाजा, तो मुझे इसका क्या दिया हुआ है, टॉप व्यू दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है. कह रहा है मैं 15 न्यूटन का क्या लगा रहा हूं, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं. तो जैसे मैं 15 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लगाऊंगा, दरवाजा किधर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, रोटेट होगा कि नहीं होगा. और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मुझे कितना दिया हुआ है, 0.8 मीटर दिया हुआ है. इमेजिन कर पा रहे हैं. तो ये हमारा पहले केस के लिए फिगर. सेकेंड केस में वो कह रहा है अब ये जो फोर्स लग रही है ये 60 डिग्री के एंगल पे लगेंगी. तो सेम डायग्राम है. ये हो गया आपकी हिंज, ये हो गया आपका दरवाजा 0.8 मीटर. अब ये जो एज है इस पे फोर्स लग रही है 60 डिग्री के एंगल पे. तो इस केस में कितना मूवमेंट होगा आपको ये निकालना. ये हो गया आपके लिए फिगर 2 हो गया. तो चलिए दोनों केसेस को सॉल्व करते हैं. पहले हम केस 1 पे आते हैं. पहली चीज, आपको फोर्स लग रही है 15 न्यूटन की परपेंडिकुलर लग रही है यहाँ पे. तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, तो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो हमें फोर्स दिया हुआ है 15 न्यूटन का और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 0.8 मीटर का दिया हुआ है. तो आपके पहले सिनेरियो के लिए आप क्या लिखेंगे, हियर फोर्स, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं F से, कितना दिया हुआ है 15 न्यूटन का दिया हुआ है. सेकेंड, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस किस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको लिखा हुआ है परपेंडिकुलर 15 फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एज ऑफ डोर ऑफ 0.8 मीटर विड्थ. तो आप लिखेंगे विड्थ ऑफ डोर. मैं इसको डिनोट कर देता हूं x से, जिसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.8 मीटर दिया हुआ है. तो व्हेन फोर्स F is acting perpendicular to the edge, उस केस में हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट हिंज. तो इस फोर्स के वजह से
ये ओ के तरफ, ये हिंज के तरफ कितना मूवमेंट होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग? फोर्स इनटू डिस्टेंस निकालते हैं। ऐसा फोर्स कितना है 15 न्यूटन का, डिस्टेंस कितना है 0.8, बस कर लो 15 इंटू 0.8 कितना आ रहा है 12। फोर्स का है में न्यूटन में, डिस्टेंस का है में मीटर में, तो कितना आ रहा है वैल्यू यहाँ पे 12 न्यूटन मीटर। इजी है, इजी कंसेप्ट है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सेकंड इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ये है मेरा ओ ए है। अब फोर्स यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, आ रहा है। जब भी फोर्स एंगल पे आ रहा है मैं डायरेक्टली इसको बोल सकता हूं कि ये परपेंडिकुलर है। भाई ये तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, 60 डिग्री पे एंगल पे एक्ट हो रहा है। और मुझे हमेशा क्या लेना पड़ता है, जब भी मूवमेंट निकालना है तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगता है, फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स परपेंडिकुलर आना चाहिए वहां पे। तो हम क्या करेंगे, ये 60 डिग्री के एंगल पे जो फोर्स लग रही है ना, इसको एक्सटेंड कर देंगे उसके लाइन ऑफ एक्शन पे। तो ये 60 डिग्री के एंगल पे ही हमने इसको आगे घसीट के ला लिया, जो है 15 न्यूटन की फोर्स। ये चीज समझ में आया ना? मैंने इसे ऐसा आगे घसीट के ला लिया। तो अगर ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 60 डिग्री का बनाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पढ़े ना भाई ज्योमेट्री? सब लोग यहाँ पे 9th पास करके आए हैं। तो चलिए ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। अब मैं क्या करूंगा, इस फोर्स को तोड़ दूंगा दो कंपोनेंट में। एक है 60 डिग्री का पड़ोसी, पड़ोसी क्या बनेगा 15 cos 60, और ये आ जाएगा दूर का रिश्तेदार जो आ जाएगा 15 sin 60। इस फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ने से क्या फायदा हो गया? मुझे पता है ये जो फोर्स है कैसी आएंगी, परपेंडिकुलर आ जाएंगी, आ जाएगी। समझा पक्के में? तो आप लिखेंगे देयरफॉर, या तो आप केस 2 के लिए नाउ व्हेन फोर्स इज एक्टिंग, व्हेन फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द एज ऑफ डोर, तो आपका मूवमेंट कैसे इक्वल आ जाएगा? अब मूवमेंट यहां पे दो फोर्सेस काम कर रही है, पहली 15 cos 60, दूसरी 15 sin 60। तो चलिए 15 cos 60 आ गया। 15 cos 60 का परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पॉइंट ओ से? आप देखिए ये जो 15 cos 60 है ये एक्सटेंड हो रही है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन किस पे जाएगा? ओ पे जाएगा तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0। यानी इस फोर्स के वजह से कुछ भी मूवमेंट मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। तो आपको कई बार ऐसा बुक्स में दिया रहेगा कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट ये 15 sin 60 को लेके ही सॉल्व किया है। तो क्यों सीधा 15 sin 60 को लेके सॉल्व करते हैं लोग, ये समझ में आया? क्योंकि ये 15 cos 60 किसकी ओर जा रहा है? आपका इस पॉइंट की ओर जा रहा है, और मूवमेंट अचीव करने के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। भाई इसका तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि ये फोर्स सीधा किसकी ओर जा रही है? ओ की ओर जा रही है। और हमने पढ़ा था लाइन ऑफ एक्शन की ओर हम हमारे फोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं, उससे कुछ भी इफेक्ट चेंज होता है क्या? नहीं होता है। तो मैं 15 cos 60 को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, ओ पे लेके आ सकता हूँ, और अगर वो ओ पे आ गई मतलब उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो याद रखना इस फ्रेम के अलोंग जो भी वैल्यूज आ जाएंगी उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा 15 sin 60। अब देखो 15 sin 60 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? है ओ से ए तक का डिस्टेंस। ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको? 0.8 दिया हुआ है। तो 15 cos 60 इंटू 0, आंसर कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 0 से कुछ भी वैल्यू मल्टीप्लाई होता है आंसर होता है 0। नेक्स्ट क्या आएगा? 15 इंटू sin 60 इंटू 0.8, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 10.3923। तो दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 10.3923 न्यूटन मीटर आएगा। तो
तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अभी अगर पूरा अच्छे से नहीं भी समझा हो तो इतना टेंशन नहीं है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ रहा है, थोड़े थोड़े में किसी को कोई दिक्कत नहीं अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। अब एक थोड़ा सा हार्ड वाला देखते हैं जिससे हमारा पूरा ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फाइंड द टोटल, फाइंड द टोटल movement of all forces at point A, which is shown in figure। तो चलिए यहाँ पे हमें एक पॉइंट ए दिया हुआ है, और हाँ ये आप यहाँ पे फाइनल आंसर निकाल लिए ना। एक चीज याद रखना, आप लोगों ने यहाँ पे फाइनल आंसर निकाल दिए तो यहाँ पे लिख मेंशन कर देना यहाँ पे मूवमेंट कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ताकि अगर कोई दूसरी बुक भी रेफर कर रहा हो तो उसे ये चीज समझ में आ जाए कि आप किसको साइन कन्वेंशन कैसा ले रहे हैं। हम लोग ले रहे हैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, तो इससे कुछ भी आर्बिट्रेशन हट जाता है। आपने फाइनल आंसर में लिख दिया कि हमारी मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रही है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो आपका मार्क कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। समझ में आया? तो हमें एक पॉइंट ए दिया हुआ है, ए के अलॉन्ग हमें क्या निकालना है, मूवमेंट। यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे, 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है 30 डिग्री पे, 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर। ये पॉइंट बी, इसे ले लो सी, ये है 2, ये है 3। ये हमें डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में। ठीक है, तब आपको क्या निकालना है यहाँ पे कि आपको नेट मूवमेंट कितना मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे तोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फोर्सेस आड़ी तिरछी भी दिख रही है। 20 न्यूटन फोर्स हमें थोड़ी आड़ी तिरछी दिख रही है। तो चलिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं ए डी। पहला तो मेरा पॉइंट बी पे 10 न्यूटन की फोर्स आ रहा है। 10 न्यूटन कितनी दूरी पे है, 1 मीटर की दूरी पे। तो ए से लेके बी तक की दूरी दी हुई है मुझे 1 मीटर दी हुई है। उसके बाद देखिए पॉइंट सी है पॉइंट सी पे 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है 30 डिग्री पे, तो मैं इसे एक्सटेंड कर दूंगा ऊपर की ओर। तो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये 30 है तो ये वाला भी 30 का बनता है। तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो इसके दो पार्ट में टूटेगा ये। ठीक है, तो ये जो हमारी फोर्स थी कितने न्यूटन की, 20 न्यूटन की, ये दो पार्ट में टूटेंगी। तो हमारा ये इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। 20 न्यूटन की फोर्स दिख रही है 30 डिग्री के एंगल पे। तो बताइए ये वाली फोर्स क्या बनेंगी, 20 cos 30, और ये वाली क्या बनेंगी, 20 sin 30। तो चलिए ये आ गया हमारे पास 20 cos 30, ये आ गया हमारे पास 20 sin 30। आ गई। अब ये पॉइंट का ए से डिस्टेंस, क्योंकि हमें मूवमेंट किसके अलॉन्ग निकालना है, ए के अलॉन्ग, तो हमारे हर एक पॉइंट का डिस्टेंस किससे लेंगे, ए से। देखो ए से बी तक का डिस्टेंस है 1 मीटर, बी से सी तक का है 2 मीटर, तो 1 + 2 टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। लास्ट है डी फोर्स, एक्ट कर रही है परपेंडिकुलर, यानी ऊपर की ओर ही जा रही है ये भी। अब नीचे से दिखाए चाहे ऊपर से दिखाए उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। ये आ गया 10 न्यूटन का फोर्स। कितनी दूरी के डिस्टेंस पे है ये, देखो 1 + 2 3, 3 + 3 टोटल 6 मीटर की दूरी पे है ए से आएगा। तो चलिए हमने तो यहाँ पे रिजोल्यूशन कर लिया, तो बस हमें क्या निकालना है,
टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो चलिए सॉल्यूशन में आप लिखेंगे समेशन ऑफ मूवमेंट कितना आ जाएगा, या तो आप ऐसा भी लिख सकते द टोटल मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट पॉइंट ए। मैं इसे डिनोट कर दूंगा समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए से। इसकी वैल्यू क्या आएंगी, अब एक एक करके फोर्स। तो क्या रहता फॉर्मूला याद है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहली फोर्स कितनी है 10 न्यूटन की। अब देखो मैं इसे नीचे की ओर धक्का मार रहा हूं, कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लॉकवाइज के लिए मैं वैल्यू कैसे ले रहा हूं, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 1। सेकेंड फोर्स कौन सी है 20 cos 30, तो 20 cos 30। ये वाली फोर्स किधर जा रही है, पॉइंट ए की ओर, मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया इस पॉइंट से, 0 हो गया। तो जो भी उस पॉइंट की ओर चली गई उसका वैल्यू कितना होने वाला है 0। तो उस पर आपको दिमाग लगाते बैठना है क्या, नहीं, उसकी वैल्यू डायरेक्ट हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। थर्ड फोर्स देखिए क्या है 20 sin 30, तो आ जाएगा 20 sin 30। 20 sin 30 कितने दूरी पे, यहाँ पे 3 मीटर, कितना आ जाएगा 3 मीटर। बट यहां पे साइन क्या आएगा, अब देखो ये पॉइंट ए है मेरा, मैं 20 sin 30 फोर्स लगा रहा हूं नीचे से ऊपर की ओर। तो अभी तक जब ऊपर से नीचे फोर्स आ रही थी तो मूवमेंट कैसा हो रहा था क्लॉकवाइज, अब फोर्स आ रही है नीचे से ऊपर की ओर तो मूवमेंट कैसा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा। लास्ट वाली 10 न्यूटन की बात करो, 10 न्यूटन की भी फोर्स कहां से जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर, मूवमेंट कैसा देंगी एंटी क्लॉकवाइज। तो आ गया माइनस। कितनी फोर्स है 10 न्यूटन की, कितने डिस्टेंस पे है 6 मीटर की दूरी पे आएगा ऐसा, बस इसकी वैल्यू निकाल लो। तो आएगा 10 इंटू 1, दूसरी तो वैल्यू 0 तो उसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो -20 इंटू sin 30 इंटू 3 -10 इंटू 6, तो आंसर आ रहा है -80। काय में आएगा न्यूटन मीटर आएगा। पक्के में समझा सबको, उम्मीद है इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो -80 न्यूटन मीटर क्या डिनोट कर रहा है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द टोटल मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट पॉइंट ए इज, कितना आंसर है 80 न्यूटन मीटर। तो ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बस ये आंसर आपको एंड में लिख देना है, तो किसी ने पॉजिटिव लिया नेगेटिव लिया उसका कोई रोना धोना ही नहीं रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा ऐसे ही। Find the total movement of all forces at point A which is shown in figure. पहली फोर्स आपकी आ रही है 30 न्यूटन at 1 मीटर डिस्टेंस। सेकेंड फोर्स आ रही है 20 न्यूटन at 2 मीटर डिस्टेंस। तीसरी फोर्स आ रही है आपकी पॉइंट डी में इंक्लाइंड एट 30 डिग्री
1 मीटर डिस्टेंस 10 न्यूटन, और लास्ट आपकी फोर्स आ रही है पॉइंट ई पे, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री 20 न्यूटन। तो देखिए इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको मूवमेंट निकालना है हर एक फोर्स का पॉइंट ए पे। अब देखिए अलग क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको बॉडी दी हुई है वो दो पार्ट में ऐसी टूटी हुई है, यानी रिजिड बॉडी इस तरीके से दी हुई है। तो अब आप अगर इसमें कोई फोर्स लगाएंगे तो भी ये ऐसा मूवमेंट करेगा, और आप यहाँ पे भी जैसे आप इसको आगे खींचेंगे तो ये ऐसा नीचे जाते जाएगा आएगा, इसको नीचे दबाएंगे तो भी ये नीचे जाएगा। तो मतलब ये जो आपका आर्म है उस पे भी जब आप फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे मूवमेंट आपको मिलेगी। तो चलिए अब हमें क्या करना है, हर एक फोर्स को पहले तोड़ लेना है उसके कंपोनेंट पे। तो चलिए तोड़ते हैं। तो पहले वाले को तो तोड़ने की जरूरत नहीं है, ए से बी वाला जो है वे तो बेचारा 30 न्यूटन परपेंडिकुलर ही लग रहा है, इसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। सेकेंड 20 न्यूटन भी परपेंडिकुलर लग रहा है, इसको चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। मैं अभी ये 2 मीटर 3 मीटर लिखता हूँ, हम लोग डायरेक्ट ऐड करके लिख देंगे डिस्टेंस। फिर आ रहा है हमारा पॉइंट डी। पॉइंट डी में मेरी फोर्स थोड़ा अलग एक्ट कर रही है, तो मैं इसे थोड़ा आगे तो कर लेता हूं। पॉइंट डी में इसे अगर मैं आगे करूंगा, एल एंगल 30 था तो एल एंगल भी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री का आ जाएगा। तो पहला ये पड़ोसी वाला टूटेगा काय में 10 cos 30 पे, और ऊपर की ओर एक एंगल में टूटेगा, वो कितने पे आएगा? 10 sin 30 में। ये चीज समझ में आया ना? ये पॉइंट डी पे हमारा 10 न्यूटन इस तरीके से एक्ट कर रहा है 30 डिग्री पे। तो ये क्या आएगा? 10 cos 30, ये आएगा 10 sin 30 आएगा। अब इस फ्रेम के अलोंग ही एक और फोर्स एक्ट कर रही है, वो कौन सी है मेरी? 20 न्यूटन 30 डिग्री के एंगल पे। तो यहां पे क्या आएगा? 20 cos 30, ऊपर की ओर क्या आएगा? 20 sin 30 आएगा। तो इस पॉइंट पे ऊपर एक्ट करेगा 20 sin 30, और इस पॉइंट पे इधर को एक्ट करेगा 20 cos 30 करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब क्योंकि डायग्राम यहाँ पे आड़ा तिरछा है तो आपको दिमाग अच्छे से लगाते जाना है। तो चलिए अब हम निकालेंगे सॉल्यूशन में द टोटल मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट पॉइंट ए, यानी समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए। सबसे पहली फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है? 30 न्यूटन। कितनी दूरी पे? 1 मीटर पे। प्लस दूसरी फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? 20 न्यूटन। कितनी दूरी पे? 1 मीटर प्लस 2 मीटर, यानी टोटल 3 मीटर की दूरी पे। तीसरी फोर्स क्या एक्ट कर रही है? 10 cos 30। कितनी दूरी पे? 0 की दूरी पे। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो इसका लाइन ऑफ एक्शन किसके तरफ जा रहा है? ए के तरफ। तो याद रखना, ऐसी फोर्स हो ऐसी फोर्स है, अगर ए वाली लाइन में है तो ये दोनों फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन किससे जाता है? ए से जाता है। तो आप उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट फोर्स क्या है मेरे पास? 10 sin 30 है। अच्छा, हम यहाँ पे अब साइन का हम फिर से कंफ्यूज कर गए ना, हमने साइन बरोबर नहीं दिया। क्या बरोबर नहीं दिया? यहां पे आएगा माइनस। क्यों आएगा माइनस? ये चीज समझिए, जब आपने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया तो आप किधर लगा रहे थे? नीचे की ओर। नीचे की ओर लगाया तो कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हमने क्या लिया है? पॉजिटिव। 20 न्यूटन का फोर्स कहां पे लग रहा है? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा? वहां पे नेगेटिव लेना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्या है आपके पास, 10 sin 30 है। 10 sin 30 भी किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। ऊपर की ओर मतलब ये बॉडी को कैसे घुमाएगा, ये बॉडी को घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो आ जाएगा -10 sin 30 इंटू 10 sin 30 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के साथ कितना है, ये हो गया 1 मीटर, 2 मीटर, और आखिरी वाला कितना था, 1 मीटर, तो टोटल हो गया 4 मीटर। हो गया। नेक्स्ट फोर्स कौन सी है, 20 cos 30। 20 cos 30 किधर घुमाएंगे, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अब आप समझ के चलो, ये है मेरी बॉडी, एल शेप में है। अब मैं यहां से 20 न्यूटन का फोर्स इस ओर ढकेल रहा हूं इसको, ठीक है। अब बॉडी तो रिजिड है, तो जब मैं इसको इस ओर ढकेलूंगा तो मोशन किस ओर होगा, नीचे की ओर होगा। होगा, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि अगर मैं इस बॉडी को इधर से फोर्स लगाऊंगा, ऊपर से आगे की ओर, तो ऊपर से आगे की ओर फोर्स लगाऊंगा तो ये किस ओर झुकेगा, नीचे की ओर झुकेगा। झुकेगा, नीचे की ओर झुकेगा मतलब क्लॉकवाइज जाएगा, तो आ जाएगा +20 cos 30। अब ये वाली फोर्स का परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कितना है के साथ, ये हमें दिया हुआ है क्या, अच्छा मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, कितना दिया हुआ है, 2 मीटर का है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी दी हुई है हमें, 2 मीटर दी हुई है। तो अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं, एक रेक्टेंगल बना लूं यहां पे, तो अगर यहां से यहां तक की लेंथ 2 मीटर है, तो यहां से यहां तक की भी लेंथ कितनी होंगी, 2 मीटर। और ये देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन इसका है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स का कितना है, 2 मीटर का है। उम्मीद है समझाऊंगा। तो जो भी फोर्स पॉइंट ए से पास हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, 0। लेकिन ये वाली फोर्स पॉइंट ए से पास हो रही है क्या, नहीं। अगर ये हमारा बॉडी है, ये हमारा बॉडी है, ये वाला है पॉइंट ए हमारा, ये हमारी बॉडी है, फोर्स यहां पे लग रही है, इस तरीके से आगे की ओर जाती हुई लग रही है, तो इस फोर्स का ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, इसकी लेंथ जो हमें दी हुई है 2 मीटर दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट कौन सी है हमारे पास, 20 sin 30 है। पक्के में समझ में आया। अब 20 sin 30 किस ओर लग रही है, ऊपर की ओर लग रही है, लग रही है। अब एल शेप में आप ऊपर की ओर धक्का मार रहे हैं, ये हमारे पास एल शेप की बॉडी, एक फोर्स ऊपर की ओर इसे खींचेंगी, ऊपर की ओर खींचेंगी तो कैसा मोशन दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए साइन क्या आता है, नेगेटिव, तो आ जाएगा -20 sin 30 इंटू, अब ये 20 sin 30 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के साथ कितना है, 1 + 2 + 1 यानी 4 मीटर का आएगा। क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 के लिए कैसे निकालेंगे, इसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करो यहां पे, तो ए से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। आ गया। बस अब इसमें क्या करना है, वैल्यूज का आपको सब्सटीट्यूट करना था। 30 × 1 -20 × 3, उसके बाद वाला तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, -10 × sin 30 × 4 + 20 × cos 30 × 2 -20 × sin 30 × 4। तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे -55.35898। तो मैं उसे 90 ले लेता हूँ, आंसर आएगा न्यूटन मीटर में। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द टोटल मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस at point A is 55.3590 न्यूटन मीटर इन, नेगेटिव साइन दे रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन
इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।